हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग के लक्षण बताइए। तो इसका मतलब अगर हम कहीं भी हैं तो हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति को मतलब अगर हेपेटाइटिस हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको। तो इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को अगर वो कुछ भी खाता है, अगर वो पानी भी पीता है तो क्या हो जाता है, उसको पचता नहीं है, वो उल्टी कर देता है। उल्टी के साथ-साथ क्या होता है, ब्लड भी आ जाता है। इससे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जब बार-बार वोमिटिंग होगी तो उसके अंदर पानी की कमी होगी, कमज़ोरी होगी, तो इससे क्या होगा, शरीर इंसान का क्या होगा, थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का स्वभाव हो जाएगा और वो क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, ये नहीं समझ आएगा उसको। क्योंकि जब शारीरिक रूप से ठीक नहीं रहता है तो क्या होता है कि उसकी और सारी चीज़ें क्या होती है, प्रभावित होती हैं। तो ये सारे लक्षण क्या है, हेपेटाइटिस के हैं। तो फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कुष्ठ रोग से बचने का उपाय लिखिए। कुष्ठ रोग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कभी देखा है किसी व्यक्ति को कि जिसको सबसे सफ़ेद चकत्ते पड़े हुए थे, उसमें क्या होता है, ये जो कुष्ठ रोग होता है इससे क्या होता है कि सफ़ेद रंग के पहले तो सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ते हैं, इसके बाद क्या होता है उसमें धीरे-धीरे घाव होने लगते हैं। घाव-घाव होके मतलब जो भी जगह होती है वहाँ पे कटने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा घाव होने लगता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इससे बचने के लिए हमें साफ-सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। जिस भी व्यक्ति को ये हुआ है उसके कपड़े को अच्छे से पानी में उबाल के फिर डेटॉल डाल के तब धुलें। उसके बर्तन जो हैं उसको भी ऐसे पदार्थ से धुलें जो एक से मतलब कोई भी केमिकल हो इस तरह का हो जो मतलब बर्तन धुलने के यूज़ किया जाता हो, लेकिन वो बीमारी को भी हटाता हो। मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस हैं बर्तन में उनके, उसको भी हटाता हो। तो इससे क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को फैलने से बचाया जा सकता है। मतलब उस रोगी को जो भी रोग हुआ है सामने वाले व्यक्ति को ना हो, इस तरीके से बचाया जा सकता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए। संतुलित भोजन के कारक का मतलब क्या होता है? जैसे संतुलित भोजन वो भोजन होता है जिसमें हमारे शरीर के हिसाब से, हमारी आवश्यकता के हिसाब से सारे पोषक तत्व मौजूद हों। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, कोई बड़ा इंसान है जिसका एज 20-21 साल है, कोई है जो प्रेगनेंसी की स्थिति में, कोई है जो वृद्धावस्था में है। मतलब हर व्यक्ति का जो स्टेज होता है अलग-अलग होता है कि वो किस उम्र में है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत भी होती है कि उसको किस तरह के पोषक तत्व चाहिए। तो उसी के हिसाब से अगर हमारे पास हमारे भोजन में वो सारी चीज़ें हैं तो क्या होगा, वो भोजन संतुलित होगा। इसके अलावा भोजन पचने योग्य होना चाहिए ताकि मतलब हम जो भी चीज़ें खाएँ वो भोजन हमें हमारे शरीर में पच सके, तभी तो वो संतुलित होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, संतुलित भोजन के कारक, ठीक? फिर हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में संयुक्त परिवार लुप्त होता जा रहा है, स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब ये है कि पहले जो थे वो अक्सर समाज में देखा जाता था कि संयुक्त परिवार होता था, लेकिन आजकल क्या है, वो आजकल एकाकी परिवार या एकल परिवार हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिनमें औद्योगिकीकरण पहला नंबर पे आता है। औद्योगिकीकरण का मतलब क्या है कि गाँव की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, मतलब वो जो कंपनियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ हो गई, मशीन हो गए, कारखाने हो गए, ये सारी चीज़ें गाँव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा हैं। तो शहर में अगर जो जो चीज़ें जहाँ ज़्यादा होंगी, इंसान वहीं जाएगा क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं, सबके अपने मतलब ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो अब पैसों की खोज में, काम करने की खोज में लिए क्या होता है कि वो शहर चला जाता है। एक तो ये है, परिवार थोड़ा कम हो जाता है, संयुक्त परिवार जो होते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अकेले जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर कभी-कभी क्या होता है कि हमें अपनी पूरी फैमिली लेके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर व्यक्ति काम-वाम करता है तो फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। फिर हमारा दूसरा है कि नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ यातायात के साधन कम हैं, मतलब सारी सुविधाएँ जो चीज़ें हैं वो गाँव की अपेक्षा शहरों में बहुत ही ज़्यादा जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसका भी एक कारण हो सकता है। फिर क्या होता है कि हम बाहर के देशों में ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हैं कि लोग एकल परिवार को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब संयुक्त परिवार देखने को ही नहीं मिलता बाहर के देशों में। तो इससे भी हमारे भारत देश की संस्कृति को ये
चीज़ें प्रभावित की हैं। फिर क्या होता है कि स्त्रियों की कला का मतलब जब घर में ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, सबको अपना-अपना अधिकार चाहिए होता है। आजकल क्या है कि लोग पढ़ लिख गए हैं, तो उनको क्या है कि मतलब किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो पहले के व्यक्ति जो थे वो एक लोग काम करते थे, 4 लोग अपने घर का काम करते थे, 1 लोग बाहर जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब सबके पास शिक्षा है, सबके पास जागरूकता है, तो हर कोई अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता है, खुद कमाना चाहता है, खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। तो इस तरह के लेके परिवार में अशांति बनी रहती है। फिर क्या होता है कि पहले जो था, वो उतनी चीज़ें डेवलप नहीं थी, तो इंसान एक जगह रहता था, कहीं आ जा नहीं सकता था। तो इसीलिए कहीं व्यक्ति आता-जाता नहीं था। तो मतलब कॉमन सी बात है कि जहाँ पे हमें सुविधाएँ ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आने-जाने की सुविधाएँ, रहने-खाने की सुविधा, काम जहाँ आसानी से मिल जाए, ये सारी चीज़ें क्या है, संयुक्त परिवार को अलग करने में अपनी विशेष ही भूमिका निभाती हैं। तो इससे क्या है कि आजकल समाज में एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं और संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलता। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह किस प्रकार की ग्रंथि है? तो हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं और ये किस प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका हमने डिटेल में टॉपिक अपने पिछले वाले वीडियो में किया था, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फिर हमारे यहाँ पे उत्तर क्या है कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, ये क्या है? ये नलिका विहीन ग्रंथि है और इसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क में जितनी भी हमारे शरीर में जो सूचनाएँ होती हैं, उस पे ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्वेत ग्रंथियों की स्थिति तथा कार्य बताइए। हमारा प्रश्न ये हमसे पूछ रहा है, श्वेत क्या होता है? पसीना। पसीने पसीने की जो ग्रंथि होती है उसका कार्य क्या होता है? तो जो पसीना की ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होती है, ये क्या होता है? ये हमारे शरीर में क्या होता है, जल का बैलेंस करता है। हमारे शरीर में क्योंकि जब पानी जहाँ रहेगा, पानी का काम ही यही है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है और जल को मेंटेन करने के लिए ये श्वेत ग्रंथियाँ काम करती हैं। तो श्वेत ग्रंथियों का काम ये है कि शरीर में जल का संतुलन और तापमान बनाए रखना। ठीक? तो आज का क्लास यहीं तक है, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, कल नहीं परसों। तो हम एक-एक दिन करके गैप करके हम ये क्लास देते हैं, तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसके पिछले वाली वीडियो देख लीजिए और जो भी चीज़ें ना समझ में आए वो लोग कमेंट करिए। थैंक यू।